आज हम लोग ये जो टॉपिक्स लिखे हुए इनको डिस्कस करेंगे। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टेबल क्रिएट करना, रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना, अपडेट, डिलीट एंड ऑल दैट यू नो। So today we will discuss these type topics. The first topic is there are three clauses: in clause, any clause and all clause. पहला है इन क्लॉज, दूसरा है एनी क्लॉज और चौथा है ऑल क्लॉज। ये सारे क्लॉजेस डेटा कंपैरिजन के लिए यूज होता है। इन क्लॉज में वी कैन स्पेसिफाई द रेंज ऑफ वैल्यू, और उसमें किसी भी वैल्यू से अगर एग्जैक्ट मैच करे तो वो जो डेटा है, वो जो रिकॉर्ड है, वो वैलिड होगा। एनी मतलब इट इफ इट मैचेस टू एनी ऑफ दैट रेंज, एंड ऑल मीन्स जो भी कंडीशन तुमने डाला है वो सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। तो एक एक करके पहले प्रैक्टिकली हम देखते हैं इन, ऑल और एनी में क्या डिफरेंस है। देखो, सपोज तो मैं क्वेरी लिखता हूँ, select star from EMP where department number equals to 10 or department number equals to 20 or department number equals to 30, or this select star from EMP where department number equals to 10 or 20. We have given two conditions for exact value, department number equals to, मैंने यहाँ लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज नहीं किया, एग्जैक्ट कंपेरिजन किया कि डिपार्टमेंट नंबर का वैल्यू 10 हो, और दूसरा कंडीशन जो है वो भी उसी कॉलम के लिए और एग्जैक्ट कंपेरिजन है, और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 20, और दोनों कंडीशंस और के साथ जुड़े हुए। तो ऐसे सिचुएशन में इंस्टीड ऑफ राइटिंग दिस हम ये भी लिख सकते हैं, नॉट ऑल, इट विल बी इन। तो ये जो मैं लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन, वो 10 हो या 20 हो या बाकी वैल्यू होता वो हो, किसी भी एक के इक्विवेलेंट हो, दैट विल बी द वैलिड डेटा। तो ये हमने लिखा, इसका ऑप्शन हो सकता है ये। तो इन हमेशा ऑप्शन किसका होता है? और का। लेकिन मल्टीपल कंपैरिजन हो, लेकिन एग्जैक्ट कंपैरिजन के लिए हो, वहां पे हम इन यूज करते हैं। इंस्टीड ऑफ राइटिंग लाइक डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 और 20 और 30, हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन 10, 20, 30। ठीक है, दिस इज व्हाट द यूज ऑफ इन। मतलब डिपार्टमेंट नंबर या तो 10 हो, मतलब जो भी रेंज ऑफ वैल्यू डाला है किसी एक के एग्जैक्टली सेम हो, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? इन। अब सपोज करो हम ये चाहते हैं, दूसरा कंडीशन क्या है कि आई वांट टू गेट द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज मोर देन एनी ऑफ गिवन सैलरीज। जैसे सपोज करो कि मेरे पास 3 सैलरीज हैं, उनमें से किसी से एक से अगर किसी एम्प्लॉय का सैलरी बड़ा है तो वो डिटेल डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ एग्जैक्ट कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन एनी 2000, 4000, 5000। देखो, अब इसमें सैलरी, वो सारा सैलरी जिस रेंज में से किसी से, देखो 2000 से छोटा वाला नहीं है, किसी भी एक से बड़ा होना चाहिए। फर्स्ट वाले से बड़ा हो या सेकंड वाले से बड़ा हो या थर्ड वाले से बड़ा हो, किसी भी एक से। दैट इज नॉट फॉर एग्जैक्ट कंपैरिजन। एनी का यूज जनरली हम लोग ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ऐसे कंपैरिजन के लिए करते हैं। इक्वल्स टू के लिए हम लोग क्या करते थे? इन। तो इसमें से किसी भी एक से अगर आपका सैलरी बड़ा है, देन दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड विल बी वैलिड। ठीक है। और अब सपोज करो हम ये चाहते हैं कि मुझे उन सारे एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए जिनकी सैलरी इन सबसे बड़ी है। कोई भी ऐसा इस रेंज में नहीं है जो, मतलब आई वांट टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज हु आर गेटिंग मोर सैलरी देन ऑल दिस सैलरीज। देखो केवल एक ही है, क्योंकि 4000 से ऊपर एक ही सैलरी है मेरे डेटाबेस में, मेरे टेबल में। तो इन मीन्स व्हाट? you can, in or any or all you can specify the range of value, multiple values within bracket। इनके साथ क्या हुआ कि रेंज ऑफ वैल्यू में कोई भी एग्जैक्ट मैच करे,
वो वैल्यू डिस्प्ले होगा, 10 हो या 20 हो, लेस देन 20, ग्रेटर देन 20, यानी एग्जैक्ट 10 हो या 20 हो तो वो सारा रिकॉर्ड है। एनी मतलब क्या हुआ, यू कैन स्पेसिफाई द रेंज ऑफ वैल्यू, जो भी कंडीशन तुमने डाला है, जैसे मैंने यहाँ ग्रेटर देन डाला है, तुम चाहो तो लेसर देन भी कर सकते हो। तो जो भी तुमने कंडीशन डाला इसमें से किसी भी एक के लिए अगर वो कंडीशन सही है देन डेटा विल बी वैलिड। जैसे देखो 299 इसका सैलरी है, 299 4000 से ज्यादा नहीं है, 5000 ज्यादा नहीं है, क्योंकि किसी भी एक से ज्यादा है 2000 से, इसलिए वो डिस्प्ले होगा। और ऑल का मतलब क्या है कि जो भी तुमने कंडीशन डाला है वो सबके लिए ज्यादा होना चाहिए, मतलब 2000 से भी बड़ा होना चाहिए, 4000 से भी बड़ा होना चाहिए, 3000 से भी बड़ा होना चाहिए, तो ही वो डिस्प्ले होगा। जबकि पहले वाले केस में क्या था, इनमें से किसी एक से बड़ा होगा तो भी चलेगा। तो ये है इन, ऑल एंड एनी क्लॉज। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था बल्क इंसर्ट। बल्क इंसर्ट मीन्स व्हाट, रेदर देन इंसर्टिंग डेटा वन बाय वन, हाउ कैन वी इंसर्ट सेट ऑफ डेटा एट ए टाइम इन अ टेबल। जैसे सपोज करें कि हम टेबल क्रिएट करते हैं, एक तो तरीका ये होता है कि टेबल क्रिएट करते समय ही हम रिकॉर्ड इंसर्ट करें, जैसे क्रिएट टेबल EMP01 एज, इट मीन्स व्हाट, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ टेबल EMP1 जो EMP का कॉपी होगा। तो EMP1 का स्ट्रक्चर भी EMP जैसा होगा और EMP टेबल में पूरा का पूरा डेटा भी EMP का आ जाएगा। EMP01 में पूरा का पूरा डेटा भी EMP का आ जाएगा और स्ट्रक्चर भी एग्जैक्टली EMP टेबल जैसा होगा। तो बाय यूजिंग दिस कमांड वी कैन क्रिएट अ कॉपी ऑफ स्पेसिफाइड टेबल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP मीन्स व्हाट, यू वांट एवरीथिंग फ्रॉम EMP टेबल, ठीक है। उसका पूरा का उसी स्ट्रक्चर का एक टेबल ही बन जाएगा, उसका पूरा का पूरा डेटा भी आ जाएगा। अब दूसरा कंडीशन ये है कि हम EMP जैसा एक टेबल बनाना चाहते हैं, लेकिन केवल वैसा टेबल, उसका डेटा मुझे नहीं चाहिए, केवल हम स्ट्रक्चर वैसा बनाना चाहते हैं। जैसे एक ऐसा टेबल जिसमें पहला फील्ड एम्प्लॉय नंबर हो, उसका जो साइज है वो हो, दूसरा ई नेम हो, तीसरा जॉब हो, MGR हो, हायर डेट हो, सैलरी हो, कमीशन हो, डिपार्टमेंट नंबर, बिल्कुल ऐसे, लेकिन उसके अंदर डेटा नहीं हो, वो टेबल ब्लैंक हो। उस केस में हम क्या करेंगे, एज्यूम करो टेबल का नाम लिखते हैं EMP02। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP लिखने के बाद हम कोई ऐसा कंडीशन डालेंगे जो इम्पॉसिबल हो। जैसे मान लो लिख दिया डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 191, तो 1 जैसा कोई डिपार्टमेंट नंबर नहीं है, सैलरी इज मोर देन 1 लाख, तो ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है। लेकिन ऐसा कंडीशन डालने में एक चीज प्रॉब्लम होता है कि हमको टेबल में जाके चेक करना होगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि उसका वो वैसे अगर मैंने लिखा डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 1 और एक्चुअली टेबल में अगर डिपार्टमेंट नंबर 1 है तो क्या होगा, डिपार्टमेंट नंबर 1 वाला सारा डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे सपोज कर मैंने कंडीशन डाला वेयर 1 = 2, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो हर रिकॉर्ड के पास जाके चेक करेगा 1 = 2 नहीं होता, वो डेटा नहीं भेजेगा, लेकिन टेबल उस स्ट्रक्चर का बन जाएगा। देखो अब मैं अगर लिखूं, देखो कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन DESC करके अगर मैं चेक करता हूं, यू विल गेट अ टेबल ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर। तो ये दो केस है, अगर तुम वैसा ही टेबल बनाना चाहते हो डेटा के साथ तो कोई कंडीशन नहीं डाला, सीधा तुमने लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। लेकिन अगर तुम कंडीशन के साथ जहां डेटा नहीं चाहिए तो यू कैन हैव टू राइट सम इम्पॉसिबल कंडीशन, जो कंडीशन नहीं हो सकता। तो टेबल तो स्ट्रक्चर का बन जाएगा लेकिन डेटा नहीं है। अब सपोज करो EMP1 टेबल है, EMP02, उसमें तुमको EMP1 का पूरा रिकॉर्ड एक बार में, EMP का पूरा रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट करना है। पहले केस में क्या था कि यहाँ पे हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसके बाद हमको EMP टेबल का पूरा डेटा यहाँ चाहिए, क्या लिखोगे, इंसर्ट इनटू EMP02। क्या होगा, EMP टेबल का पूरा डेटा उठ के जस्ट ये ध्यान देना होता है, इस टेबल का जो स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें जितने फील्ड्स हैं, जैसा डेटा टाइप है, वही यहाँ भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे पहले नंबर है, फिर कैरेक्टर है, फिर न्यूमेरिक फील्ड है, फिर नंबर, यहाँ भी वैसे ही होना चाहिए। देखो हो गया तेरा रिकॉर्ड इंसर्टेड। देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP0, जिसमें पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था, देखो इसमें वो सारे रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, जो पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था अब यहाँ सारे रिकॉर्ड आ गए। तो ये होता है एक बल्क इंसर्ट करने का तरीका, इंसर्ट इनटू टेबल नेम देके ब्रैकेट में हम पूरा का क्वेरी लिखते हैं, क्वेरी बस ध्यान देना है, ये जो क्वेरी हम लिखे इसका आउटपुट EMP02 टेबल का जो स्ट्रक्चर है वैसे ही होना चाहिए। दैट इंटायर रिकॉर्ड विल बी इंसर्टेड इन EMP02। ठीक है। दूसरा बल्क इंसर्ट का तरीका क्या होता है, जैसे तुमने लिखा, मान लो मैं एक टेबल बनाता हूँ,
ये स्टूडेंट नाम का टेबल, दिस नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, सपोज आई हैव गिवन 02, दिस इज आल्सो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, लेट्स गो फॉर 03, इट इज आल्सो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, let's go for 00, I hope it will work, it is also already existing. Three zeros created, क्या है, देख बनाते हैं। टेबल बना ली। अब तुम चाह रहे हो कि ईएमपी टेबल स्टूडेंट 000 टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जाम 00 में 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करे। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि सपोज करो हम मैनुअली इंसर्ट करें, पहले मैंने स्टूडेंट में एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, उसके बाद फिर एग्जाम टेबल में इंसर्ट किया, और इन बिटवीन कोई प्रॉब्लम आ गया, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, सिस्टम में कोई इश्यू हो गया, मेमोरी का इश्यू हो गया, तो इससे प्रॉब्लम क्या, कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे, कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होंगे। लेकिन हमको वैसा सिचुएशन नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि इंसर्ट हो तो सब इंसर्ट हो, नहीं तो कुछ नहीं हो। जैसे जनरली हम लोग अमाउंट ट्रांसफर करते तो नहीं होता, अगर मेरे अकाउंट से पैसा कटा तो दूसरे अकाउंट में जाना चाहिए, वहां अगर नहीं गया तो मेरे अकाउंट से कटना चाहिए, सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। तो आइदर एवरीथिंग विल बी डन और नथिंग विल बी डन, ऐसा अगर कोई सिचुएशन हो तो वहां भी ये कमांड यूज करें। जैसे क्या करते हैं, इंसर्ट ऑल इनटू इनटू एग्जाम, यहाँ मैंने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किया, पहला रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट किया है और बाकी 3 रिकॉर्ड एग्जाम टेबल में इंसर्ट किया, ये मैंने लिख दिया। और लास्ट में एक लिखना होता है, मैं बताता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डुअल क्या होता है। ठीक है, ये तुमने लिखा, कहीं इनटू का स्पेलिंग शायद गलत हो गया, दिस इज इनटू, लास्ट में क्या था, इंसर्ट। तो यहाँ क्या है कि अगर ये रन करेगा तो चारों इंसर्ट होगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो चारों में से कोई नहीं होगा। तो ऐसा कोई सिचुएशन है कि वेर यू वांट टू एग्जीक्यूट बंच ऑफ से इंसर्ट कमांड, यू वांट कि आइदर एवरीथिंग शुड बी इंसर्टेड और नथिंग शुड बी डन, उस केस में हम ये यूज करते हैं। या तो इंसर्ट होगा तो चारों इंसर्ट होगा, या कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा, उस केस में हम लोग इंसर्ट ऑल यूज करते हैं। अब देखो ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डुअल क्या होता है, सिस्टम में एक डमी टेबल पहले से बना हुआ है जिसका नाम क्या है, डुअल, डीएससी करके देखते हैं डुअल में होता क्या है। डुअल में एक ही फील्ड होता है, उसका नाम होता है डमी, और उसका साइज होता है varchar 1। डुअल टेबल इसलिए होता है कि डुअल टेबल का नाम यूज करके हम कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अब सपोज करो हमको चाहिए 10 + 15 कितना होता है, यू कैन राइट टेल इट, 10 + 15 फ्रॉम, सॉरी, 10 + 15 फ्रॉम डुअल। सपोज तुमको सिस्टम डेट चाहिए, तो ओरेकल जो सिस्टम डेट जिस वेरिएबल में रखा है उसका नाम होता है सिस डेट, उसके वैल्यू को प्रिंट करना है। तो जो डमी टेबल, जो डुअल टेबल होता है उसमें एक ही रिकॉर्ड होता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, यह मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डुअल लिखा, मैंने कहा कि डुअल में एक ही रिकॉर्ड होता है, तो कोई भी टेबल का तुम नाम यहाँ लिख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है या होता क्या है एक्चुअली,
कि नीचे जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखोगे उस टेबल में जितना रिकॉर्ड होगा ऊपर वाला जो 3 इंसर्ट कमांड है या 4 इंसर्ट कमांड है उतनी बार रन करेगा। सपोज करो मैंने यहाँ लिखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी, डीपीटी में कितना रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड है, तो ये चारों कमांड 4 4 बार रन करता है। अगर मैंने लिखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी और ईएमपी में अगर 14 रिकॉर्ड होता है तो रोल नंबर 1 और आनंद 14 बार इंसर्ट होता है, फिर उसमें मैथ्स एग्जाम 12 मैथ्स 14 बार इंसर्ट होता है, सीएस 14 बार इंसर्ट होता है। मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम जो हम डालते हैं उस टेबल में जितने रिकॉर्ड्स हैं एबव कमांड्स उतने टाइम्स एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि हमको हर चीज एक ही बार इंसर्ट करना है। और ये कंफर्म है कि डुअल टेबल में हमेशा कितना रिकॉर्ड होता है, एक ही रिकॉर्ड होता है। इसलिए इफ यू वांट जनरली व्हाट हैपेंस कि वी नीड टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग सिंगल टाइम, इन दैट केस वी यूज select star from dual. But if you want to execute it multiple times, then in that case rather than writing select star from dual you can write anything, जितनी बार रन करना है। ठीक है, तो ये होता है इंसर्ट ऑल कवर। इंसर्ट ऑल मीन्स व्हाट, एवरीथिंग विल inserted or nothing will be inserted, that is called insert all command। या तो सब कुछ इंसर्ट होगा या कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा। तो बल्क इंसर्ट का हमने दो चीज देखा, पहला क्या है कि हम सेलेक्ट स्टार इंसर्ट इनटू टेबल नेम करके ब्रैकेट में हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अनदर क्वेरी लिख सकते हैं और क्वेरी का पूरा आउटपुट एक साथ बल्क इंसर्ट होता है। और दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग इंसर्ट ऑल करके हम लोग मल्टीपल इंसर्ट कमांड एक साथ लिखेंगे लास्ट में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डुअल, तो जितना भी इंसर्ट कमांड है सब एक साथ एग्जीक्यूट होगा। और फिर से मैं कह रहा हूँ एग्जीक्यूट होगा तो सब एग्जीक्यूट होगा और कोई भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये फायदा होता है या ये एडवांटेज है इंसर्ट ऑल का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, हम लोगों ने इंटीग्रिटी रूल एक पढ़ा था कि दो टेबल के बीच हम रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं बाय यूजिंग रेफरेंसेस। ठीक है, देखते हैं वो कैसे काम करते हैं। रेफरेंसेस ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है। आज हम लोग देखेंगे ऑन डिलीट कैस्केड। ऑन डिलीट कैस्केड भी उसी का पार्ट है। एक मिनट, डिलीट कैस्केड मतलब सपोज करो एक पेरेंट और चाइल्ड टेबल है और पेरेंट और चाइल्ड टेबल में क्या डिफरेंस होता है कि पेरेंट टेबल में अगर कोई रिकॉर्ड डाला तो उसका रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड ही चाइल्ड टेबल जाता है, जो हम लोग फॉरेन की और प्राइमरी की बनाए थे। देखो ऑन डिलीट, एक मिनट, अब देखो ऑन डिलीट कैस्केड कैसे काम करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मान लो एक टेबल क्रिएट किया, एज्यूम करो ये स्टूडेंट टेबल है। प्राइमरी की डाला,
एक दूसरा चाइल्ड टेबल क्रिएट किया। फिर रिज्यूम करो एग्जाम टेबल। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम, ये E00 एज्यूम करो एग्जाम टेबल है, तो एग्जाम टेबल का रोल नंबर में वही रोल नंबर लेगा जो S001 के रोल नंबर में पहले से डाला हुआ है। तो रेफरेंसेस कीवर्ड का यूज करके वी कैन रिलेट टू टेबल्स। और रोल का डेटा टाइप और साइज वही होगा जो S00 टेबल के रोल का डेटा टाइप और साइज है। क्योंकि दोनों टेबल, दोनों फील्ड का नाम एक है, इसलिए लिखना जरूरी नहीं है, अदरवाइज हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब एग्जाम टेबल का रोल वैसा ही होगा जैसे S00 का रोल है। क्या? ये सपोज कर दूसरा टेबल बना है। अब हम पहले टेबल में कुछ इंसर्ट करते हैं। रिज्यूम करो, यहाँ मैंने 3 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए। अब मैं एग्जाम में डालता हूँ। E00 मैंने गलती से 000 लिखा। एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। 88 इंसर्ट हुआ। फिर रोल नंबर 2 का इंसर्ट हुआ। रोल नंबर 3 का इंसर्ट हुआ। फिर रोल नंबर 3 का इंसर्ट हुआ। फिर रोल नंबर 3 का इंसर्ट हुआ। फिर रोल नंबर 4 का इंसर्ट हुआ। रोल नंबर 4 का डेटा इसने नहीं लिया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एग्जाम टेबल का रोल नंबर रेफर करता है स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर को, और स्टूडेंट मतलब मैं एग्जाम बोल रहा हूँ तो E00, स्टूडेंट बोल रहा हूँ तो S00। अब देखो यहाँ क्या है, तो स्टूडेंट टेबल एग्जाम टेबल में वही रोल नंबर लेगा जो पहले से स्टूडेंट टेबल में मौजूद है, और स्टूडेंट टेबल 1 में पहले से क्या है? 1 2 3। एग्जाम कैन नॉट गो बियॉन्ड 1 2 3। तो एग्जाम कैन टेक, तो इफ यू हैव एंटर्ड 1 और 2 और 3 देयर इज नो इश्यू। बट इफ यू आर ट्राइंग टू एंटर समथिंग बियॉन्ड 1 2 3 देन यू हैव गॉट एन एरर। ये तो जनरल हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो ही होता है। अब ऑन कैस्केड डिलीट का फायदा क्या हुआ? सपोज करो ऑन कैस्केड डिलीट हम नहीं लिखते, उस केस में अगर तुम एग्जाम स्टूडेंट टेबल से रोल नंबर 1 को डिलीट करने की कोशिश करोगे तो डिलीट नहीं होगा। वो बोलेगा कि चाइल्ड में रिलेशनशिप है, पहले एग्जाम टेबल में जाकर रोल नंबर के 1 के सारे डेटा को मैनुअली डिलीट कीजिए, उसके बाद ही आप पेरेंट टेबल में आकर रिस्पेक्टिव डेटा को डिलीट कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट टेबल में डेटा है जिसका रिस्पेक्टिव कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड एग्जाम में नहीं है, तब तो आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड जो स्टूडेंट टेबल में है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग डेटा एग्जाम टेबल में भी है, तो उसको आप डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते, पहले जाके एग्जाम में आपको डिलीट करना होगा तो ही डिलीट कर सकते स्टूडेंट टेबल से। लेकिन ऑन कैस्केड डिलीट लिखने से फायदा क्या होता है कि सपोज कि मैं डिलीट कर डिलीट, अभी देखो टेबल का स्टेटस क्या है। देखो एग्जाम टेबल में रिकॉर्ड है रोल नंबर 2 3 का। अब लिखते हैं, एक मिनट।
तो हियर यू आर गेटिंग E00 में क्या है कि वो रोल नंबर 1 के भी रिकॉर्ड्स है, रोल नंबर 2 के भी रिकॉर्ड्स है, रोल नंबर 3 के भी रिकॉर्ड्स है। तो मैंने तुमसे कहा कि अगर तुम S00 में जाकर रोल नंबर पर डिलीट करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तुमको इसके सारे रोल नंबर 1 को डिलीट करना होगा यहाँ आके, तभी इसको डिलीट कर सकते हो। वैसे 2 डायरेक्टली इसको डिलीट नहीं कर सकते, पहले तुमको एग्जाम टेबल में आके स्टूडेंट 2 का सारा रिकॉर्ड डिलीट करना होगा तो ही इसको डिलीट कर सकते हो। लेकिन ऑन कैस्केड डिलीट लिखने का फायदा क्या होता है? सपोज क्या लिखा, मैं रोल नंबर 2 डिलीट कर दिया, देखो डिलीट हो गया। जनरल केस में डिलीट नहीं होता, बोलता है कि पहले कॉरस्पॉन्डिंग चाइल्ड रिकॉर्ड को डिलीट कीजिए तो ही ये डिलीट हुआ। लेकिन यहाँ तुमने लिखा, अब देखो डिलीट हो गया रोल नंबर 2, और उसके साथ क्या हुआ, ये भी डिलीट हो गया, तो रोल नंबर 2 का सारा कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो ऑन कैस्केड डिलीट लिखने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि ये तुमने मास्टर टेबल से अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट किया तो चाइल्ड टेबल का कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड अपने आप से डिलीट हो जाता है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ऑन कैस्केड डिलीट. Once you are deleting data from the page, generally what happens if you have not written on cascade delete, on delete cascade, then what happens कि you cannot delete data directly from parent. Manually first पहले manually जाके तुमको चाइल्ड टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करना था, उसके बाद ही पेरेंट टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। जबकि यहाँ क्या होता है, अगर ऑन कैस्केड लिखा तो पेरेंट टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करोगे तो रेस्पेक्टिव चाइल्ड रिकॉर्ड अपने आप से डिलीट हो जाएगा। दैट इज व्हाट ऑन डिलीट कैस्केड। ठीक है, तो इतना ट्राई करना, और अगर कोई इश्यू होगा तो हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें। ओके, थैंक यू।